उस टाइम पर मैंने फैसले ये लिए। स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते थे, स्टूडेंट्स यहीं पे हार मान जाते हैं। कुछ सोचता नहीं था, लगता था कि यार ये लोग मेरे वैसे ही। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा भी था कि तू नॉन अटेंडिंग स्कूल ज्वाइन कर ले। फुली टीचर्स अच्छे थे, एनालिसिस करता रहा बैठकर, पूरा एनालिसिस जब तक नहीं हो जाता था कि मार्क्स भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कौन से क्वेश्चन हुए कौन से नहीं हुए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशान जिंदल। डोमिनेट जेईई इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी की नंबर 1 किताब है। इसका मैं ऑथर हूं। 2016 में जे एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 कैसे हासिल की थी, ये मैंने इस किताब में बताया है। वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डोमिनेट जेईई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही क्विक समरी आपको इसमें दे देने वाला हूँ। और आई नो दैट इट इज़ मोर रेलेवेंट फॉर यू देन एवर बिफोर, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी आपके पास 4 महीने से जस्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, तो नथिंग कैन बी मोर रेलेवेंट फॉर यू दैन दिस स्टोरी। आई एम श्योर स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन और गाइडेंस दोनों मिलेंगी। वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डोमिनेट जेईई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी फ्री ओरिजिनल ई बुक आपको मिल जाएगी। कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि डोमिनेट जेईई की स्टोरीज़ को मैं अपने मुंह से नरेट करूं, तो उनको नरेट करके मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आजकल इतनी सारी ऑनलाइन कोचिंग्स हो गई हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पर, जिनमें से सबसे अफोर्डेबल है इस वक्त अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। वो सब्सक्रिप्शन जो हज़ारों रुपए का हुआ करता था, केवल 299 रुपीज़ का हो गया है। सेम फैसिलिटीज़। एक और बात, मेरी तरफ से मैं आपको अपनी कैपेसिटी में 100 लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको बस ये करना है कि सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ईमेल करना है इस नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर, और हमारी टीम आपके वो पैसे रीइंबर्स करेगी और साथ में आपको स्क्रीनशॉट भेजेगी। और ये केवल पहले 100 लोगों के लिए है। उससे जो अगले 100 लोग होंगे, मैंने उनके लिए किया है कि आपको 50% अमाउंट हम रीइंबर्स कर देंगे, एंड दिस इज़ टोटली फ्रॉम माई साइड। 2014 में मैंने एक जेईई कोचिंग ज्वाइन की थी और स्कूल भी साथ साथ ज्वाइन किया था रेगुलर। अब इन जनरल लोग क्या करते हैं, जो जेईई एस्पिरेंट सीरियस वाले होते हैं, वो छठी क्लास से ही तैयारी कर रहे होते हैं। पर मुझे 11वीं में आके इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला था कि ऐसा एग्ज़ाम और ऐसा कॉलेज एग्जिस्ट किया करते हैं। अब मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा भी था कि तू नॉन अटेंडिंग स्कूल ज्वाइन कर ले, पर मैंने नॉन अटेंडिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया। मैंने रेगुलर स्कूल ज्वाइन किया किसी की मुफ्त की सलाह देने पर। अब मुफ्त की सलाह देने वाले हमें ऑल थ्रू आर प्रिपरेशन लोग मिल जाते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं हमारा। इनमें से मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि उनको एक स्ट्रैटेजी पता है, जो उन्होंने फॉलो की होती तो उनका हो जाता, पर उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल दैट आई हैव इंटरव्यूड एंड टॉक टू, उनकी सलाह किसी काम नहीं आती। वो बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान करती है। मुफ्त की सलाह लीथल है। हमें हमेशा ऑथेंटिक लोगों की गाइडेंस में बिलीव करना चाहिए और खुले सवाल पूछने चाहिए। जो भी बात हो उस पर सवाल पूछें। आपको भी मेरी बात पे कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा दिन ऐसा हो गया था कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे स्कूल के लिए उठता था, स्कूल जाता था, फिर दोपहर को आता था, आते ही खाना खाते ही कपड़े बदलते ही, कई बार तो कपड़े बदले बगैर मैं सीधा कोचिंग जाता था। कोचिंग से वापस आता था रात को 9 सवा 9 बज जाते थे, उस ट्रैफिक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और पूरे दिन की एग्जॉस्टिंग थकान। अबव ऑल मेरे वो जो खासकर स्कूल के टीचर्स का किया हुआ हैरेसमेंट। वो लोग क्या करते थे कि जेईई की कोचिंग जो लोग ले रहे हैं उनसे एक्स्ट्रा नफ़रत करते थे। वो लोग हमको अलग से डिमोटिवेट करते थे, हमारे को रेगुलर कहते थे। और देखो यार, मैं बहुत ही, मतलब मेरे घर में जो है, मैं पहला 12th पास बंदा हूँगा। मेरे को नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब 12th पास, उस टाइम तो 10th पास ही हुआ था मैं, पर मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मैं भटकता फिरता था गाइडेंस के लिए। आजकल तो आपके पास यूट्यूब पर अनेक चैनल हैं, ऐसी किताबें हैं। मेरे टाइम पर यूट्यूब वगैरह पर गाइडेंस लेना पढ़ना इतना पॉपुलर नहीं था, इंटरनेट इतना ज़्यादा पेनेट्रेटेड नहीं था। 11th क्लास में जिस कोचिंग में मैं जाता था, मैं उसके लोएस्ट बैच में था। वहाँ पर जो ढंग के बच्चे थे वो छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि टीचिंग क्वालिटी भी बेकार थी, प्लस वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ही कम समय दिया जाता था। मैक्सिमम समय थ्योरी पढ़ाने में निकल जाता था, और वो थ्योरी एग्ज़ाम लेवल की नहीं होती थी। हमारे पेपर इतने ज़्यादा इजी लेवल के होते थे कि जब मैंने एक आध बार बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोल के देखे तो मैं इतना डर गया कि मैंने मुड़ के खोले नहीं। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे 11th का एंड होने को आया और मेरी सीरियसनेस और मेच्योरिटी बढ़ी, तो मैंने देखा
कि मैं कब तक आईआईटी के लेवल से भागता रहूँगा। मैं इन टीचर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। एडमिट करना होगा कि ये लोग सही नहीं पढ़ा रहे, ये लोग जो पढ़ा रहे हैं वो दूर दूर तक जेईई मेंस के लेवल का भी नहीं है और मेरी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, अभी इतना समय नहीं बचा। 11th पूरी बर्बाद हो गई, 12th आने वाली है, 12th में भी टॉपिक होंगे, 11th के टॉपिक्स उसके लिए ज़रूरी होंगे 12th के लिए। जैसे जैसे 11th का एंड हो रहा था मुझे बहुत डर लगने लग गया। फिर मुझे बहुत डर लगने लग गया, डिप्रेशन चढ़ने लग गई। मैंने मॉक टेस्ट देना भी छोड़ दिया, एक रिलेशनशिप में भी पड़ गया, फिर एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने लग गया और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग गया। क्योंकि मुझे था, मतलब ट्रॉमा इतना था, वो ट्रॉमा मुझे मजबूर कर रहा था एस्केप लेने के लिए। और इन चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर सकता था। लोग तो थे आप पास में, वो तो और बिगाड़ने वाले और डीमोटिवेट करने वाले थे जो पीयर्स थे। और पेरेंट्स को ऑफ कोर्स बता नहीं सकता था, और पेरेंट्स को बताता भी तो वो क्या ही एडवाइस देते, पढ़ ले। तो मैं अपने आप तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। किसी को भी बोलता, टीचर को बोलता कोचिंग में, तो वो मेरा गोल घटा देता कि बेटा आईआईटी वगैरह छोड़ो, आप मेंस की तैयारी कर लो, मेंस में अच्छा डीटीयू मिल जाएगा आपका। वैसे भी आप दिल्ली से हो तो दिल्ली वालों को यहाँ पे 85% रिजर्वेशन मिलती है, तो आपका डीटीयू में हो जाएगा। पर मैं कहा यार डीटीयू वगैरह क्या होता है पता नहीं, बल्कि वो डीटीयू भी नहीं कह रहा था, वो डीसीई कह रहा था। वो बाद में वो फिर डीटीयू बन गया। तो मैं भाई मैंने बीच बीच में कोशिशें करी कुछ करने की, पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था और मैं बार बार गिव अप करके इस तरह के एस्केप में लग गया। फिर 12वीं शुरू हुई। 12वीं में मेरी कोशिश थी कि एक फ़्रेश स्टार्ट करें। 12वीं में बोर्ड का भी प्रेशर था और जेईई कोचिंग का भी था। इस बार हमारे को थैंकफुली टीचर्स अच्छे थे, वो पढ़ा सही रहे थे। शुरुआत में तो बहुत बढ़िया वैसी क्लासेस चल रही थी, मैं भी क्लासेस देख रहा था, ऑल्दो टेस्ट का लेवल बहुत बेकार था। और स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेशर था स्कूल अटेंड करने का। स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा धमकियां देते थे, हैरेस करते थे, डरा के रखते थे, कहते थे प्रैक्टिकल के नंबर काट लेंगे, बोर्ड का रोल नंबर नहीं देंगे। और इन बातों पे डर जाते हैं कि यार बोर्ड का रोल नंबर नहीं मिला तो फिर क्या ही फ़ायदा कुछ भी करने का। आईआईटी में 12वीं पास तो होना ही चाहिए ना बंदा जाने के लिए, तो वही नहीं होगा तो आईआईटी कैसे होगा। इस तरह से भी डर जाता था मैं। पर मेरे को कहीं ना कहीं थी कि यार एक दिन छुट्टी मारने का टाइम आएगा कि छुट्टियां मारूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा। तो शुरुआत में क्योंकि पढ़ाई इतनी तेज़ नहीं पकड़ती, पढ़ाई इतनी तेज़ भगती नहीं है, तो मैंने कहा अभी मैं स्कूल चला जाता हूँ, एकदम छुट्टी मारना शुरू करूँगा तो धड़ाधड़ मारूंगा। तो ये भी मन में रखा मैंने। और बाकी जब भी छुट्टी मारो तो टीचर जो है ऐसे बहुत बुरी तरह देखते रहे, डर जाता रहा। मैं 16 साल का था उस टाइम पर, 2015 वो साल था, 12वीं में मैं था। और इस तरह 12वीं भी मेरी मतलब होता फिर एंड में यही था कि सुबह स्कूल में बीत गया और शाम कोचिंग में। और टॉपिक्स फिर क्या हुआ, क्वेश्चन करने का कभी टाइम नहीं मिला, जो पढ़ा हुआ था उस पर भी कमांड छूटने लग गई और क्वेश्चन तो किया ही नहीं, कभी लेवल बढ़ा ही नहीं और मैं फंस गया। एक बार मैंने बीच में कोशिश की कि मैं यार छुट्टी ले लूँ मेडिकल एक्सक्यूज़ बना के और बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लूँ, और मैंने ऐसा किया भी। पर उसमें बीच में एक बार एक क्लासमेट ने मुझे कोचिंग जाते हुए देख लिया और उसने मैडम को ये बात बता दी। और उसके बाद मुझे स्कूल बुलाया गया, उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि अब जो गर्मियों की छुट्टियों में जो एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली हैं उसमें भी आना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें फ़ेल कर देंगे। अब उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस की अटेंडेंस भी नहीं होती, पर मुझे तब भी जाना पड़ा। चुपचाप आके उदास होके बैठ जाता था वापस वहाँ से और घर में लेट जाता था, पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती, थकान हो जाती। समर ब्रेक था, गर्मियाँ दिल्ली में बहुत तेज़ होती थी और कुछ सोचता नहीं था। लगता था कि यार ये लोग मेरे वैसे ही चैलेंजेस बहुत हैं जेईई में, ये लोग खुद चैलेंज बन के, खुद हर्डल बन के बैठ गए। ये लोग हमारा सक्सेस करवाने आए हैं या ये टीचर ऐसे हैं कि बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करके इनको ज़्यादा तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो मेरे को इनके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा रोष था, बगावत थी, पर मैं कर क्या सकता था, मेरे पास कोई पावर तो थी नहीं। फिर ऐसे ही भाई जून जुलाई ये सब मेरा बीत गया। अगस्त आया, अगस्त फिर मेरे मन में कुछ खिचड़ी पक रही थी, मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। और अगस्त में फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करना शुरू किया मैंने कुछ अपने अमेज़ॉन से ना किताबें ऑर्डर करी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक आध दोस्त ने भी रेकमेंड की थी कि इस तरह की किताबें कर ले तो अच्छा रह सकता है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं जब तू कोचिंग गया ही था तो फिर भाई तू ऐसे कैसे कह सकता है कि तेरी प्रिपरेशन जो है लास्ट के टाइम में ही हुई है। मैं ये बता दूं कि मेरी कोचिंग से जो मेरे पहले स्कूल से बता दूं, स्कूल से सेकंड हाईएस्ट रैंकर जो थे उनकी रैंक 20,000 से ऊपर थी। यानी फर्स्ट रैंकर 247, सेकंड रैंकर 20,000 से ऊपर एंड सो ऑन। कोचिंग में मेरे बैच में मेरे दो दोस्त थे जो मेरे साथ रहते थे,
उनकी 7-8 हज़ार रैंक आई। उसके अलावा भाई कोई आईआईटी नहीं गया मेरे बैच से, कोई भी नहीं गया। सितंबर का महीना सोचते सोचते अगस्त भी बीत गया और सितंबर आ गया। सितंबर में मैं फिर सोच रहा था कुछ करूँगा, और फिर वो दिन था 15 सितंबर का, जिस दिन मैंने कहा अब और नहीं। उस टाइम पर मुझे कोचिंग से भी निकाल दिया गया था कि मेरी कोचिंग में उस टाइम पर क्या था यार, मेरे पापा को रूमाटॉइड आर्थराइटिस था। उससे जोड़ों में इतना दर्द होता है कि इंसान कुछ कर नहीं पाता, और मेरे पापा का काम बंद हो गया था और घर पे वो रहते थे, बहुत मुश्किल से घर चलता था। और वहाँ पर क्या था, फिर उन्होंने फ़ीस हमारी पूरी भरी नहीं गई थी, तो उन्होंने निकाल दिया मुझे कोचिंग से। और फिर भाई मुझे ये हुआ कि बेकार कोचिंग है, वैसे भी कौन सा क्या फ़ायदा जाने का। मैंने पापा को भी यही बात बोली। मेरे पापा कहते हैं कि मैं कोचिंग के पैसे भर दूंगा कहीं से भी ला के, पर मेरे को कल को ये नहीं सुनना कि तू ये बोले कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। तो अब मैं उसके बाद निशब्द हो गया, और उसके बाद मेरे पापा ने पैसे भर दिए सारे, और मुझे बहुत ये हुआ कि अब क्या करना है। मुझे था यार मेरे पापा ने तो इनको भर दिए, ये लोग सर्विसेज देंगे नहीं, पर वसूल तो मुझको करने हैं ना। फिर एक ये कारण भी था कि मेरे घर में किसी ने मतलब लाइक एजुकेशन में कुछ नहीं किया था, तो अगर मैं ये कर लेता तो मैं इंस्पिरेशन बन जाऊंगा, एक माइलस्टोन बन जाऊंगा अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए। और ऐसा हुआ भी। और फिर आगे जब मैंने इंटरनेट पर अपनी स्टोरी बताई, मैंने तो सिर्फ ऐसी ही बताई थी कि किसी ने पूछा था, तो वो स्टोरीज़ भी जो है वायरल होने लग गई, लोगों को बहुत पसंद आई। और आज तक भी मेरे पास लोग आते हैं बिट्स में, आईआईटी में, जो मेरी मतलब इनमें से कुछ तो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स बन गए, हैरानी की बात है, जो मेरी स्टोरी से इंस्पायर हुए और आईआईटी बिट्स पहुँचे। उस टाइम पर मैंने फ़ैसले ये लिए कि मैं नहीं जा रहा स्कूल, उस मनहूस बिल्डिंग की शक्ल मैं आज के बाद नहीं देखूँ। कोचिंग जाना बंद कर दिया। जब भाई कोचिंग में पढ़ाई मतलब ऑल दो कोचिंग में ठीक है पढ़ा देते हैं, पर इन दी एंड भाई कहीं कुछ पहुंच ही नहीं रहा। जब मैं एंड में आईआईटी नहीं पहुंच रहा, तो मैं पढ़ क्यों रहा हूँ कोचिंग में। इन दी एंड मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है, और अपने हाथ में ले लेता हूँ सारी बात अपने हाथ में ले ली। क्योंकि यार देखो, जब सब अपने हाथ में ले ली ना बात, तो अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पहले चलो हाँ कोचिंग जा रहा था मैं, तो इन्होंने नहीं पढ़ाया, इनकी गलती है। पर अब मैं सारा का सारा दिन मेरे पास था, वो नहीं कह सकता अब मैं कि सुबह स्कूल में निकल गई, शाम को कोचिंग में निकल गई। तो मैं रेगुलर 16 घंटे पढ़ने लग गया। अब स्टूडेंट्स यहीं पे हार मान जाते हैं। एक तो वो जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते कि कल को ब्लेम भी उन्हीं के ऊपर आएगा, और वो अपने माइंड के जाल में फंस जाते हैं। वो माइंड हमारे को ट्रिक करता है कि मत पढ़, क्या करेगा, होगा नहीं, 6-6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, तू क्या कर लेगा, आईआईटी मुश्किल है, और आईआईटी पहुंच भी गया तो क्या उखाड़ लेगा, आईआईटी वर्थ इट भी नहीं है, आईआईटी ओवर हाइप्ड है, या ऐसी ऐसी चीज़ें। भाई ये सब सोचने का टाइम है क्या? 1.5 साल प्रिपरेशन करके, 1.5 साल तुम कोचिंग जाके, उसके बाद ऐसी बात सोच रहे हो कि आईआईटी वर्थ इट है कि नहीं है, कि क्या है, या कुछ भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना स्टैंड पॉइंट दूँ इस पर कि आईआईटी वर्थ इट है या नहीं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ऑल्दो मेरे पास समय कम था, पर मैंने वो मूर्खता नहीं करी कि इतना टाइम है, इतने चैप्टर है, डिवाइड कर लो और पढ़ लो। मैंने भाई ऐसा नहीं किया। मैंने शुरुआत में चैप्टर्स पे ज़्यादा समय लगाया, धीरे पढ़ा, ताकि चैप्टर्स का लेवल मुझको समझ में आए, एडवांस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उन एडवांस के लेवल का स्वाद मैंने चखा। और मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं भावुक हो जाता रहा देखकर कि जिन एडवांस क्वेश्चन पर लगता रहा कि मैं कभी कर ही नहीं सकता, तसल्ली से किया तो वो क्वेश्चन हो गए। और जब एक चैप्टर में वो क्वेश्चन हो गए, मैं सबको बोलता हूँ, आप कई लोगों ने इसको अप्लाई भी किया था और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आपके साथ क्या हुआ, आप भी ज़रा कमेंट में बताओ। मैंने एक चैप्टर में जब किसी सब्जेक्ट में अच्छा किया, तो मुझे ये हुआ कि यार अगर मैं एडवांस लेवल नहीं कर सकता, तो मैंने उस चैप्टर में एडवांस लेवल कैसे कर दिया। तो उससे कॉन्फिडेंस मिला कि आगे के भी चैप्टर में एडवांस लेवल पे कर पाऊँगा। मैं और तेज़ करने लग गया। मुझे एक फ्रेमवर्क पता चल गया कि एडवांस के लिए, एक चैप्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हो जाए तब एडवांस पूरा हो जाता है। इस तरह मैं पढ़ता रहा। नवंबर में एक टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की हुई थी, तो नवंबर में वो शुरू हुई, उसका मैं हिस्सा बना। उसमें शुरुआत में कम मार्क्स आते रहे, पर मैंने कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं किया। कि मैंने कहा कि मेरे टेस्ट में भले नंबर कम आए, पर यही मेरी असलियत है। मैं असलियत से भाग कर असलियत में जीत नहीं सकता। तो मैंने रेगुलर मॉक टेस्ट दिए, और मॉक टेस्ट ऐसे होते रहे। सुबह 9 बजे गया, 12 बजे तक मॉक टेस्ट हुआ, फिर 12 से 2 ब्रेक हुआ, फिर 2 से 5 फिर पेपर 2 हुआ, फिर 5 बजे मैं वहाँ से निकलता रहा, धूप होती रही, घर पे आता रहा, थक जाता रहा, चूर हो जाता रहा, पर फिर भी मैं एनालिसिस करता रहा बैठकर। पूरा एनालिसिस जब तक नहीं हो जाता रहा कि मार्क्स भी पता चल गए, ये भी पता चल गया कौन से क्वेश्चन हुए, कौन से नहीं हुए, जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए कि मुझे आते नहीं थे, इसलिए नहीं हुए कि चैप्टर नहीं पढ़ा था, इसलिए नहीं हुए कि गलती कर दी, इसलिए नहीं हुए कि लेवल ज़्यादा था, कि क्या है हर वजह ढूंढो, देखो कहाँ से लीकेज हो रही, कहाँ पे कमी छूट रही है। फिर
आगे के चैप्टर में वो हम कमी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ऐसे करके मैंने ये भी देखा कि उसमें पेपर दे दे के ये भी पता चल रहा था कि कौन से चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं। देख रहे हो यार बहुत दिनों से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के या वेक्टर 3D के या कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आए जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मैंने एक भी पेपर नहीं देखा जिसमें एक दो क्वेश्चन ना हो। तो यार ये चैप्टर कर लेना चाहिए। तो मुझे उससे अंदाज़ा लगता था कि कौन सा पेपर मुझे उससे अंदाज़ा लगता था कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। मैं जेईई का सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा कर अपने सामने रखता था, उसको मैं बार बार देखता रहता था और जब भी कोई टॉपिक हो जाता था तो मैं उसमें से स्ट्राइक थ्रू कर देता था। उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऐसे और भी बहुत सारे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। आप कहें तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। इन स्कोरिंग टॉपिक्स को मैं पसंद करता हूँ या नहीं करता, मैंने उसको साइड पर रख के ये सोचा कि इनको कर लिया तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन और ज़्यादा सीमेंट हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आए। केमिस्ट्री में मेरे 80 मार्क्स थे आउट ऑफ 124। मेरे फिज़िक्स में 78 थे और मैथ्स में मेरे 66 थे आउट ऑफ 124 ऑल ऑफ दम। एंड मेरा पेपर इतिहास का आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था 2016 का। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं कोई भी टॉपिक करता रहा तो उसको बेस्ट तरीके से करता रहा। करना है तो ऐसा हो कि क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो पूरा छोड़ दो ताकि मैं क्वेश्चन को दूर से देखूं तक नहीं। क्योंकि अगर मैंने देख लिया और मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की तो मेरा समय बर्बाद होगा और हो सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए, मार्क्स गलत आंसर आ जाए। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन देखें ही ना ताकि समय भी बच जाए और मार्क्स भी नेगेटिव ना आ जाए। और जो क्वेश्चन आता है उसको कर दें ताकि मार्क्स पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि अपने को यार बोर्ड का पेपर तो ये है नहीं कि इसमें जितने ज़्यादा स्कोर बड़ा किया उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और बड़ा स्कोर करना वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करें, छोटे स्कोर में हल्की इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान देना अगर, तो अपन बहुत आगे पहुंच जाए। और मैं यही करता रहा, यही कर करके वो इम्प्रूवमेंट बढ़ के ऐसी हो गई कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहा था तो मुझे ये आइडिया था। मई का महीना था, शायद सेकंड लास्ट वीक का संडे था वो, उसमें सेकंड लास्ट संडे होगा आई गेस। उसमें मुझे ये पूरा यकीन था कि बुरे से बुरा पेपर भी गया ना मेरा, तब भी आईआईटी दिल्ली कंफर्म है। और फिर वो पेपर ऐतिहासिक इतना डिफ़िकल्ट आया कि मुझे क्योंकि बेस्ट क्वेश्चंस करने आते थे तो मैंने वो ढूंढ के कर दिए। भले ही मेरा 60% ही मार्क्स आए पर मेरी रैंक ऑल इंडिया 247 आ गई। और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप चाहते हो कि जेईई 2022 या जेईई 2023 या जेईई 2024 किसी के ऊपर भी मैं आपके लिए कोई पर्टिकुलर गाइडेंस की वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको कोई कमेंट रेलेवेंट लगता है तो लाइक भी कर दें। कमेंट कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता किसको प्रायोरिटाइज़ करें। तो जो सबसे लाइक्ड होगी हम उसको प्रायोरिटाइज़ करके आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो सारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।